बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड, अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पैलियोबोटनी क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। कि पैलियोबोटनी की हमने पहले जो बात की थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये बॉटनी जो है उसकी वो ब्रांच है जिसमें प्लांट्स या हम फॉसल्स वगैरह जो हैं उनकी स्टडी करते हैं। जो एंशियंट प्लांट हैं, जो गुज़र चुके हैं, जो अब मौजूद नहीं हैं, उनके जो बचे कुचे हिस्से हैं, कोई बचा कुचा है, उनके इम्प्रेशन हैं, फॉसल्स हैं, उनकी स्टडी जो है वो पैलियोबोटनी के अंदर आती है। ये एक डिफ़िकल्ट किस्म की ब्रांच है क्योंकि प्लांट के ज़्यादातर पार्ट जो हैं वो सॉफ्ट किस्म के रहे हैं। जो कदीम प्लांट थे तो वो तो हम कहते हैं कि उनमें वैस्कुलर टिश्यू बना भी नहीं था, तो उन प्लांट्स को जो है वो एज सच रिकग्नाइज़ करना, उनके टिश्यूज़ वगैरह जो हैं वो एज सच अवेलेबल भी नहीं होते, तो उनकी स्टडी जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। उनके जस्ट इम्प्रेशन मिलते हैं, कास्ट मिलती हैं हमें रॉक्स वगैरह में। तो उन प्लांट्स को स्टडी करके उस ज़माने में पाए जाने वाले प्लांट्स की ग्रुपिंग, उनसे और कुछ इन्फॉर्मेशन कि उनमें वैस्कुलर टिश्यू थे नहीं थे, शेप क्या थी प्लांट की, हाइट क्या थी, किस तरह के प्लांट उस ज़माने में एग्जिस्ट करते रहे हैं, ये सारा कुछ जो है वो पैलियोबोटनी के अंडर आता है। इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसकी ज़्यादातर सिग्निफिकेंस जो है वो एकेडमिक वैल्यू ही रखती है कि हमें जो है वो एक्सटिंक्ट प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें उनके दरमियान में इंटर रिलेशनशिप जो है उसका पता चलता है कि प्लांट जो कदीम ज़माने में एग्जिस्ट करते रहे उनका आपस में क्या रिलेशनशिप थे, ये हमें पता चलता है। इसमें हम प्लांट की मौजूदा क्लासिफिकेशन वगैरह उसमें हेल्प आउट मिल सकती है। इकनॉमिक वैल्यू देखें तो कि बहुत सारे हम कहते हैं कि कोल फील्ड जो हैं वो हमें इस तरह डिस्कवर हुए हैं कि वहाँ पे हमें किसी स्पेसिफिक किस्म के प्लांट के फॉसल्स जो हैं वो अवेलेबल हो रहे थे, तो ये हमें इंडिकेशन दे सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो फॉसल्स वगैरह जो है वो मौजूद हैं। कि फॉसल फ्यूल जो हैं जिनको हम कहते हैं कोल, ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह, ये किस रीजन में मौजूद हो सकते हैं, उसकी थोड़ी बहुत इंडिकेशन जो है वो हमें वहाँ पे पाए जाने वाले फॉसल्स रिकॉर्ड से मिल सकती है। तो इसमें जो है वो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू लाई करती है। दूसरा जो है तीसरी बात जो कि ये पैलियोबोटनी हमें किस तरह हेल्प आउट करती है, तो एक तो हमने कहा कि ये जो है वो हमें एकेडमिकली जो है वो बताती है, इंटर रिलेशनशिप बताती है प्लांट्स का। दूसरा ये हमें उस ज़माने में पाए जाने वाले क्लाइमेट के बारे में इंडिकेशन देती है। जैसे हम कहते हैं कि कार्बोनिफेरस पीरियड जो है इसमें जैसे कि जो अर्थ सरफेस है इसमें बहुत डेंस किस्म के फॉरेस्ट से जो है वो कवर रही है उस दौर में। इसका मतलब है कि उस ज़माने में जो है वो तकरीबन यूनिफॉर्म किस्म का जो है वो क्लाइमेट रहा होगा पूरी अर्थ पे, जिसकी वजह से लाइफ की भी जो यूनिफॉर्मिटी जो है वो हमें अवेलेबल होती है। तो ये हमें डिफरेंट रीजन्स में पाए जाने वाले क्लाइमेट के बारे में भी इंडिकेशन देती हैं कि हमें कौन से स्ट्रेटा के अंदर जो है वो कौन से फॉसल्स जो हैं वो अवेलेबल हो रहे हैं, किस रीजन में कौन से फॉसल्स हैं, कैसे फॉसल्स हैं, तो वो हमें ये इंडिकेशन दे सकते हैं कि उस रीजन में उस दौर के अंदर जो है वो कैसा क्लाइमेट रहा होगा। इसके बाद इन तीन वैल्यूज़ हैं जो कि हम कहते हैं कि पैलियोबोटनी की हमारे लिए हेल्प आउट हैं। दो एकेडमिकली हैं, एक जो है वो इकोनॉमिकल वैल्यू है। अब हम स्टार्ट करते हैं राइनोफाइटा। कि राइनोफाइटा जो है फॉसल्स रिकॉर्ड से ही हमने ये ग्रुप बनाया है। इसका कोई भी जो है वो हमें प्लांट इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ज़िंदा प्लांट जो है वो हमें इसके नहीं मिलते। ये फॉसल रिकॉर्ड से ही जो है वो हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है, तो हमें इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। वो जितनी भी हैं वो सारी की सारी फॉसल्स से ही रिलेटेड है। कि इसको जिमरमैन जो है इसने तो इस ग्रुप को जो है वो सबसे पहले नाम दिया था साइलोफाइटा का। क्रॉनक्विस्ट जो है इसने इसका फिर नाम जो है वो एक राइनोफाइटा 1966 में। इनके हम कुछ खसूसियात पढ़ लेते हैं। साइलोफाइटेल्स आर असेंबलीज ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट। जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। प्लांट बॉडी जो हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड में अवेलेबल होती है वो स्पोरोफिटिक है, और इसकी जो है वो रूट्स जो है वो हमें नहीं मिलती इन प्लांट्स में। इसके स्टेम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक अंडरग्राउंड है, प्रोस्ट्रेट था, उसको राइजोम कहते हैं, और दूसरा जो है वो इरेक्ट पोर्शन जिसकी सरफेस के ऊपर जो है वो टिप के ऊपर हम कहते हैं स्पोरेंजिया बनती हैं। और ये जो एरियल ब्रांचेस हैं जो अपवर्ड मूव करती हैं
वो डाइकोटमस ब्रांचिंग है। डाइकोटमस ब्रांचिंग को पता नहीं कि ऐसी ब्रांचिंग होती है जिसमें एक ब्रांच आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, वो दोनों फर्दर आगे फिर दो ब्रांचेस में ही डिवाइड होती हैं। इस तरह की ब्रांचिंग को हम डाइकोटमस ब्रांचिंग कहते हैं। दे आर आइदर नेक्ड और कवर्ड विद स्मॉल स्पायरली अरेंज अपेंडेजेस। इसमें लीफ तो मौजूद नहीं थे, हो सकता है कि इसमें कुछ देखे गए हैं कुछ फॉसल्स में कि कुछ में अपेंडेजेस थी इस तरह के उभार से थे सरफेस के ऊपर, स्टेम की एरियल ब्रांचेस की सरफेस के ऊपर। ऑन राइजोम वर प्रेजेंट टफ्स ऑफ राइजॉइड्स, राइजॉइड थे, रूट्स नहीं थी। राइजॉइड जो है दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक रूट, बट लेकिन इनमें वेस्कुलर सप्लाई मौजूद नहीं होती। तो राइजोम जो है वो कवर्ड था राइजॉइड से, जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन का, मिनरल की एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अ सिलेंड्रिकल प्रोटोस्टील मेड ऑफ ट्रेकीड, इनमें सिलेंड्रिकल स्टील जो है वो हमें अवेलेबल होती है, जो हमें इंडिकेशन देती है कि ये वेस्कुलर प्लांट थे, इसीलिए हम इसको ट्रीडोफाइट के साथ जो है वो क्लासीफाई करते हैं। स्पोरेंजिया जो है वो एरियल ब्रांच की टिप के ऊपर जो है वो प्रोड्यूस होती थी, और ये टिप के ऊपर या तो अकेली थी या फिर जो है वो ग्रुप्स की शक्ल में। स्पोरोफिल्स वर एब्सेंट, स्पोरोफिल जो हैं वो पत्ते होते हैं जिनके एक्साइल में स्पोरेंजिया हों, तो इनमें तो पत्ते थे ही नहीं, तो इनमें स्पोरोफिल भी जो है वो मौजूद नहीं है। जो स्पोरेंजिया हैं वो डायरेक्टली टिप पे प्रोड्यूस हो रही हैं, वो किसी पत्ते के एक्साइल वगैरह में मौजूद नहीं है। द स्पोरेंजिया वर थिकवार्ड एंड होमोस्पोरस, और ये हमारे ख्याल है कि जो प्लांट हैं राइनोफाइटा के वो सारे के सारे होमोस्पोरस हैं, उसमें एक ही किस्म के स्पोर जो हैं वो बनते हैं। स्पोर्स वर अरेंज इन टेट्रा, चार जो है चार के ग्रुप में जो है वो ये मौजूद होते थे स्पोर्स जो हैं स्पोरेंजिया के अंदर। इसके बाद अब हम देखते हैं राइनोफाइटा का एक जेनरा जीनस है कोक्सुनिया। कोक्सुनिया प्लांट है दैट हैज़ बिन हिस्टोरिकली रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट वैस्कुलर प्लांट इज़ इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ये हम कोक्सुनिया के बारे में हम ख्याल करते हैं कि सबसे पहला कदीम जो हमें वैस्कुलर प्लांट अवेलेबल होता है वो कोक्सुनिया। इसके बारे में भी अबहाम है कि ये इसमें वैस्कुलर टिश्यू मौजूद था या नहीं था। एनीवे हम अब इसको क्लासीफाई करते हैं किसके साथ, ट्रीडोफाइट्स के साथ। तो हम तो कहते हैं कि ये जो है वो ऐसा वैस्कुलर प्लांट है जो ओल्डेस्ट हमें नाउन है। कंप्रेस्ड स्पेसिमन हैव बीन डिस्क्राइब्ड फ्रॉम लोकेलिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके जो स्पेसिमन हैं कंप्रेस्ड किस्म के, इसके फॉसल जो हैं वो हमें मिले हैं पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ़ इलाकों में दुनिया के हमें इसके कोक्सुनिया के जो हैं वो स्पेसिमन्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन स्पेसिमन्स को देख के हम ये क्लियर कट तो नहीं कहते कि ये कोक्सुनिया के ही सैंपल है, लेकिन रिजेंबलेंस की बेस के साथ जो है ना वो हम उसको उसके साथ रिलेट कर देते हैं। स्पेसिमन्स जस्ट दैट द टैक्सॉन एक्सटेंडेड इनटू अर्ली डिवोनियन, अर्ली डिवोनियन पीरियड में हम कहते हैं कि ये स्पेसिमन जो हैं वो मिलने स्टार्ट होते हैं। अर्ली डिवोनियन पीरियड के हमें स्पेसिमन ज़्यादातर मिल रहे हैं। कुछ स्पेसिमन इससे भी ओल्ड हैं जो हम लेकिन क्लियर कट जो हैं जिनको हम इनके साथ रखते हैं कोक्सुनिया के साथ, तो वो सैंपल जो हैं वो हमें इसी एरिया से मिलते हैं डिवोनियन पीरियड से। कोक्सुनिया हेमीस्फेरिका ये जो है वो एक स्पीशीज़ है कोक्सुनिया की। ये हमें अपर सिलोरियन पीरियड से हमें इसके जो है वो फॉसल्स अवेलेबल होते हैं वेल्स के एरिया में। डाइकोटमस ब्रांचिंग है, जैसे हमने कहा राइनोफाइटा बाकी सारे जो हैं वो भी डाइकोटमस ब्रांचिंग रखते हैं, तो ये उनकी तरह इसके भी जो है वो डाइकोटमस ब्रांचिंग पाई जाती है। स्पोरेंजिया आर टर्मिनल एंड वेरी फ्रॉम हेमिस्फेरिकल टू स्फेरिकल। इसकी जो स्पोरेंजिया हैं और टर्मिनल हैं, देखिए डाइकोटमस ब्रांचिंग, एक ब्रांच आ रही है फर्दर दो में डिवाइड हो रही है, वो आगे दो में डिवाइड हो रही हैं, वो फर्दर दो में ही डिवाइड हो रही हैं, और टर्मिनल पोर्शन के ऊपर क्या मौजूद है, स्पोरेंजिया मौजूद है। और स्पोरेंजिया की हम शेप कहते हैं स्फेरिकल भी हो सकती है और हेमिस्फेरिकल स्पोरेंजिया भी हमें मिलती हैं। बाद प्लांट में वाइडर लॉन्गर किस्म की स्पोरेंजिया जो है वो भी अवेलेबल हो रही हैं कोक्सुनिया के कुछ स्पीशीज़ में। आल प्लांट्स वर अपेरेंटली होमोस्पोरस, और अपेरेंटली ज़ाहिर है हम क्लियर कट तो नहीं इसके बारे में बात कर सकते, लेकिन जो प्लांट से हमें फॉसल से जो रिकॉर्ड से हमें पता चलता है उसमें ज़्यादातर प्लांट जो थे वो क्या थे, होमोस्पोरस प्लांट जो हैं वो कोक्सुनिया के वो क्या हैं, होमोस्पोरस हैं। द यूनिफॉर्म साइज़ ऑफ मैनी स्पेसिमन, इनके कोक्सुनिया की जो ज़्यादातर हमें सैंपल मिलते हैं, जो फॉसल्स मिलते हैं, उसमें हमें आइडिया होता है कि इस प्लांट का जो साइज़ है वो स्मॉल था, काफ़ी स्मॉल साइज़ के अंदर ये प्लांट जो है वो एग्जिस्ट करता था। लेकिन कुछ रेयर किस्म के सैंपल जिनको कोक्सुनिया के साथ रिलेट किया जाता है वो थोड़े हाइट में ज़्यादा भी हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर जो सैंपल्स हैं, जो ज़्यादातर हमें फॉसल्स हैं, वो हमें यही
इंडिकेशन देते हैं कि कॉक्सोनिया जो है वो एक स्मॉल प्लांट था। इसके बाद स्पोरेंजिया जो हैं वो वही टर्मिनल पोर्शन के ऊपर जो है वो मौजूद हैं। वैस्कुलर एलिमेंट जब स्टार्ट पे एडवर्ड ने इसको किया है तो इसमें वैस्कुलर एलिमेंट जो है वो स्टार्ट पे जो हमें फॉसल्स इसके अवेलेबल हुए, जब जो है फर्स्ट फॉसल जिनसे इनकी स्टडी स्टार्ट हुई थी उसमें वैस्कुलर एलिमेंट के बारे में जो है वो कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन बाद वाले फॉसल्स जो को मिले हैं उनकी स्टडी जो है वो हमें इसके अंदर जो है वो वैस्कुलर एलिमेंट के होने की जो है वो इंडिकेशन देती हैं। हम इस सारी चीज़ों को सम अप करें तो हम कहते हैं कि कॉक्सिनॉन जो है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें स्पोरेंजिया जो थे वो टर्मिनल पोर्शन पे थी, नैरो एक्सिस पे प्रोड्यूस होती थी, और इसमें ट्रू ट्रेकिड जो थे वो लैक थे। इनमें ट्रू ट्रेकिड जो है उन प्लांट्स में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके बगैर जो हैं वो वैस्कुलर टिश्यू जो है वो एग्जिस्ट करते थे। ट्रेकिड्स के बगैर, ट्रू ट्रेकिड्स के बगैर जो है वो इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू जो था वो एग्जिस्ट करता था। प्रोटोस्टील टाइप तो स्पोरेंजिया जो थी वो इनके क्या थे, टिप के ऊपर मौजूद थी। डाइकोटमस ये ब्रांचिंग रखते थे। स्टेम जो था इसमें राइजोम था और इसमें कुछ एरियल ब्रांचेस थी जिनकी टिप पे स्पोरेंजिया बनती थी। स्टेम के राइजोम के ऊपर राइजर्ड्स बनते थे। जो स्टेम था एरियल ब्रांचेस थी उनके ऊपर बाद में अपेंडेजेस मिलती हैं और बाद में अपेंडेजेस अवेलेबल नहीं होती। सर मैं कॉक्सोनिया के लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।